टीचिंग इज़ मेनली अ प्रोसेस ऑफ। टीचिंग का मेन पर्पस क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, फैसिलिटेटिंग लर्निंग। टीचिंग का मेन पर्पस स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट और गाइड करना होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच मेथड प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशंस ऑफ लर्नर्स? कौन सी टीचिंग मेथड स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है? तो इसका राइट आंसर है सी, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट अपने विचार शेयर करते हैं और एक्टिव लर्निंग प्रोसेस में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज़। एक अच्छे टीचर की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। टीचर का नॉलेज भी तभी यूज़फुल होगा जब वो स्टूडेंट से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचिंग के साथ साथ ही किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एसेस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लर्नर सेंटर टीचिंग एम्फेसाइज्ड। लर्नर सेंटर टीचिंग किस पर जोर देती है? तो इसका राइट आंसर है बी, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। इस अप्रोच में स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में होते हैं और उनकी पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज़। कम्युनिकेशन में फीडबैक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर। फीडबैक रिसीवर द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स होता है जो बताता है कि मैसेज समझा गया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बैरियर का कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, नॉइस। नॉइस कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है और मैसेज को सही तरह पहुंचने से रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर एट्थ, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड। बिना वर्ड्स के होने वाली कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज। कम्युनिकेशन का सोर्स किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, सेंडर। जो इंसान मैसेज भेजता है उसे सेंडर या सोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज़। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, इनफॉर्मल। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन अनऑफिशियल और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 11, यूजीसी स्टैंड्स फॉर। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी भारत में हायर एजुकेशन को रेगुलेट और सपोर्ट करने वाली एक सेचुरेटेड बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 12, नाक इज़ मेनली कंसर्न्ड विथ। नाक का मेन वर्क क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, एक्रेडिशन एंड असेसमेंट। नाक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी का असेसमेंट और एक्रेडिशन करता है। क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स। एनईपी 2020 में किस स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। एनईपी 2020 ने ट्रेडिशनल 10+2 सिस्टम की जगह 5+3+3+4 स्ट्रक्चर की रिकमेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच बॉडी रेगुलेट्स टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इसका राइट आंसर है सी, AICTE। AICTE इंजीनियरिंग,
मैनेजमेंट और अन्य टेक्निकल कोर्स को के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। क्वेश्चन नंबर 15, द चांसलर ऑफ ए स्टेट यूनिवर्सिटी इज जनरली द स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर आमतौर पर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, गवर्नर। इंडिया के बहुत से स्टेट में राज्यपाल मतलब कि गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर है सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर में डाटा और कमांड्स एंटर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, www स्टैंड्स फॉर, www का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेज और रिसोर्सेज का नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19, विच मेमोरी इज़ टेम्पररी, कौन सी मेमोरी टेम्पररी होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, रैम। रैम में डाटा तब तक स्टोर होता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, पावर ऑफ होते ही डाटा डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अ कंप्यूटर वायरस इज़, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, मेलिशियस प्रोग्राम। वायरस एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के डाटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। क्वेश्चन 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है सी, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट जो अभी की ज़रूरतों को पूरा करे, भविष्य की ज़रूरतों को साथ में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ मेनली कॉज्ड बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट मेन किस गैस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करती है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम, ओजोन लेयर पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, अल्ट्रावायलेट्स रे। ओजोन लेयर सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट मतलब कि यूवी रेस को एब्जॉर्व करती है। क्वेश्चन नंबर 24, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी एरिया में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पौधों की विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चिपको मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट पेड़ों को काटने से बचाने के लिए हुआ था। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है, क्यों ज़रूरत है हायर एजुकेशन की समाज में? तो इसका सही आंसर है बी, टू डेवलप एडवांस्ड नॉलेज एंड स्किल्स, मतलब कि इंसानों में एडवांस नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कमीशन इज़ एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, कौन सी कमीशन का इंडिया में हायर एजुकेशन को बनाने और बढ़ाने में मेन रोल रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में आया था। इसको एक और नाम से बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कमियों को सुधारने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यूजीसी कब बना था? तो इसका सही आंसर है बी, 1956। यूजीसी का मेन एम यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ग्रांट देना मतलब कि फाइनेंशियल एड देना होता है। क्वेश्चन नंबर 4,
विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? कौन सी गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल है हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में? तो इसका सही आंसर है सी, यूजीसी। यूजीसी इंडिया में यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करती है। ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल्स बनाती है और उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड को चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एम्स टू अचीव अ ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER ऑफ व्हाट % इन हायर एजुकेशन बाय 2035? 2035 तक हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कितने % स्टूडेंट इनरोल होने का एम है? तो इसका सही आंसर है सी, 50%। NEP 2020 का गोल है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशो को 50% तक बढ़ाया जाए, मतलब 18 से 23 एज ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इनरोल हो सकें। क्वेश्चन नंबर 6, NAAC स्टैंड फॉर? NAAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशनल काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल मतलब कि नाक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एक्सेस मतलब इवैल्यूएशन करता है और उन्हें एक्रेडिशन ग्रांट जैसे कि A++, A+ और A ऐसे रैंक देता है। ये चेक करता है कि इंस्टीट्यूशन में टीचिंग, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1994 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ये यूजीसी के तहत इस्टेब्लिश्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, द हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी इज़ लोकेटेड इन? यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है यूजीसी का हेडक्वार्टर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 8, विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी? किस कमीशन ने इंडिया में यूजीसी को बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर है ए, राधाकृष्णन कमीशन। राधाकृष्णन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यूजीसी बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। बाद में यूजीसी को 1956 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL एम्स टू? ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का मेन पर्पस क्या है और ये स्टूडेंट को किस तरह की लर्निंग प्रोवाइड करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ODL स्टूडेंट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चाहे वो जॉब कर रहे हो या रेगुलर कॉलेज ना जा सकते हो। इसका गोल एजुकेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है, ना कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी को रिप्लेस करना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सी, इग्नू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये इंडिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। ये डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में लाखों स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 11, AICTE स्टैंड्स फॉर? AICTE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी ETC इनको रेगुलेट करती है और डेवलप करती है। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी को भी मेंटेन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट इज़ पॉपुलरली नोन एज? कोठारी कमीशन जो 1964 से 66 की रिपोर्ट है, किस नाम से जाना जाता है इसको? तो इसका सही आंसर है ए, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का टाइटल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। इस रिपोर्ट ने एजुकेशन को देश की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से डायरेक्ट कनेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 13, विच यूनिवर्सिटी इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया की पहली सबसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता।
ये इंडिया की फर्स्ट सबसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता बनी थी। इसी के साथ बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी बनी थी और मद्रास यूनिवर्सिटी भी 1857 में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS इज इंटेंडेड टू। CBCS का पर्पस क्या है, ये स्टूडेंट को किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है? तो इसका सही आंसर है सी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्टूडेंट्स को अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट और कोर्स चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस सिस्टम में स्टूडेंट डिफरेंट कोर्स के क्रेडिट अर्न करके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ UGC। इनमें से UGC का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। UGC एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है। UGC यूनिवर्सिटी को ग्रांट देता है, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, उनका कोऑर्डिनेशन करता है और हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम जैसे कि 10th और 12th एग्ज़ाम ये कंडक्ट UGC नहीं कराता है। ये काम सेंट्रल बोर्ड का है, CBSC का है और स्टेट बोर्ड्स का है। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF वॉज लॉन्च्ड इन। NIRF कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, 2015। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इसको 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जा सके। ये इंस्टीट्यूशन को टीचिंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम और अदर पैरामीटर के बेसिस पर रैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? तो इसका सही आंसर है ए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। बाकी तीनों स्टेट यूनिवर्सिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, द रूसा स्कीम स्टैंड्स फॉर। रूसा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा हायर एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करने और स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई स्कीम है। इसका एम यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग और गवर्नेंस को बेटर करना है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्रेडिशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज़ मेनली डन बाय। इंडिया में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी असेसमेंट और एक्रेडिशन का काम कौन से इंस्टीट्यूशन करती है? तो इसका राइट आंसर है सी, NAAC, नाक। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन इज़ टू। हायर एजुकेशन में रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, जनरेट न्यू नॉलेज एंड इनोवेशन। रिसर्च का पर्पस नई नॉलेज डिस्कवर करना और नए आइडियाज़, इनोवेशन डेवलप करना होता है। इससे सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने और एजुकेशन को एडवांस करने में हेल्प मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो इसका सही आंसर है बी, टीचिंग इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। मतलब कि टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। टीचिंग बिना लर्निंग अधूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका सही आंसर है सी, इम्प्रूव्स लर्निंग कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की वजह से लर्निंग हमेशा बढ़ती रहती है, वो इम्प्रूव करती रहती है, इसलिए कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर इज़ सेड टू बी इफेक्टिव व्हेन। तो इसका सही आंसर है सी, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग। मतलब कि टीचर का पढ़ाना इफेक्टिव तभी होगा जब स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज़ मोस्ट थॉटफुल एंड एनालिटिकल। मतलब कि कौन सा लेवल में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव और क्रिटिकल थिंकिंग करने में सक्षम हो जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें स्टूडेंट ज़्यादा डीप एनालिसिस कर सकता है और एक्टिव रहता है और क्रिटिकल थिंकिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड आइडियली बी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टूडेंट सेंटर्ड। क्योंकि मॉडर्न टीचिंग में फोकस सिर्फ टीचर पर नहीं बल्कि स्टूडेंट की लर्निंग, पार्टिसिपेशन और अंडरस्टैंडिंग पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव गोल क्या है? इसका सही आंसर है सी, फैसिलिटेटिंग लर्निंग। टीचिंग का मेन पर्पस स्टूडेंट को सिखाने में हेल्प करना होता है, इसलिए टीचिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। इनमें से कौन सी चीज़ टीचिंग को स्क्रीन पर दिखाने में हेल्प करती है? इसका सही आंसर है सी, एपिडाइस्कोप। ये एक प्रोजेक्शन डिवाइस है। प्रोजेक्टेड टीचिंग एड वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट मतलब कि इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट और प्रोजेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेक्शन इन द क्लासरूम शुड लीड टू। मतलब कि क्लासरूम में जो टीचर और स्टूडेंट के बीच बातचीत, डिस्कशन और पार्टिसिपेशन होता है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है सी, जनरेशन ऑफ आइडियाज़। क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं तो नए आइडियाज़ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इसलिए इंटरेक्शन शुड लीड टू जनरेशन ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्कशॉप्स आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर। मतलब वर्कशॉप आमतौर पर किस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है? तो इसका सही आंसर है बी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब है प्रैक्टिकल लर्निंग या प्रैक्टिस करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ गुड टीचर शुड मेनली प्रोसेसेस। एक अच्छे टीचर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है बी, पेशेंस। पेशेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को टाइम लगता है, इसलिए टीचर में पेशेंस ज़रूरी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, मॉरल वैल्यूज़ कैन बेस्ट बी इंक्लूडेड व्हेन द टीचर। स्टूडेंट में मॉरल वैल्यूज़ जैसे होनेस्टी, काइंडनेस, डिसिप्लिन सबसे अच्छे तरीके से कब डेवलप होता है? तो इसका सही आंसर है सी, प्रैक्टिसेस दोज वैल्यू पर्सनली। इसका मतलब है टीचर खुद उन वैल्यूज़ को फॉलो करे, क्योंकि स्टूडेंट टीचर को ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच मेथड प्रमोट्स मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। कौन सी टीचिंग मेथड में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड टू। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का यूज़ किस पर्पस के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है बी, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर इज़ दैट इट शुड बी। टीचर जो क्वेश्चन पूछता है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है सी, मीनिंगफुल। क्योंकि क्वेश्चन मीनिंगफुल नहीं होगा तो वो क्वेश्चन किसी काम का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस अमोंग लर्नर्स इम्प्लाई द टीचर शुड। यानी स्टूडेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, लर्निंग स्पीड सब अलग अलग होती है, तो इस सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है सी, यूज़ वेरिड टीचिंग मेथड्स। मतलब अलग अलग टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग मतलब कि जो अच्छी और असरदार टीचिंग होती है उसकी कौन सी क्वालिटी नहीं होती है इनमें से? तो इसका सही आंसर है सी, वन वे इंटरेक्शन। सिर्फ टीचर बोलता रहे और स्टूडेंट सुनता रहे, ये अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इनकरेज। यानी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग स्टूडेंट में किस चीज़ को डेवलप करती है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग सबसे थॉटफुल लेवल होता है टीचिंग का, तो इसका सही आंसर है बी, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में स्टूडेंट गहराई से सोचते हैं और एनालिसिस करते हैं हर चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड। यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब की जाती है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस होता है स्टूडेंट की लर्निंग को टीचिंग के दौरान चेक करना, ताकि वीकनेस पता चले और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इसका सही आंसर है सी, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब जब टीचिंग चल रही होती है तभी इवैल्यूएशन करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट इन अ क्लासरूम इज क्रिएटेड व्हेन, यानी क्लासरूम में सबसे अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट कब बनता है? तो इसका सही आंसर है सी, टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्ट फ्रीली, जब टीचर और स्टूडेंट ओपनली बात करें और डिस्कशन हो तभी अच्छा इन्वायरमेंट बनता है क्लासरूम में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच गिव्स इम्पोर्टेंस टू, यानी लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दी जाती है? इसका सही आंसर है बी, स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, मतलब स्टूडेंट की ज़रूरतें, इंटरेस्ट और एबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है। टीचर टीचिंग मेथड को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्लान करता है। व्हाट डज ICT स्टैंड फॉर? ICT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, स्कैनर। स्कैनर डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस होते हैं। और मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये डाटा को आउटपुट देते हैं, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो सारे इंस्ट्रक्शन और कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है। ये कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल और मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर मेमोरी में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? तो इसका सही आंसर है सी, रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कंप्यूटर बंद होते ही इसका डाटा इरेज हो जाता है। रोम, हार्ड डिस्क और CD-ROM, इनमें पावर डाटा ऑफ होने के बाद ये सारी चीज़ें सेव हो जाती है इसके अंदर, ये डिलीट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? तो इसका सही आंसर है सी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर है बी, विंडोज़। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। MS वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, WWW स्टैंड्स फॉर, WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेज और वेबसाइट का कलेक्शन है। जब हम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम वर्ल्ड वाइड वेब का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक सेंड करने के लिए ये यूज़ होता है, इसलिए जब आप ईमेल भेजते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी वेबसाइट या वेब पेज का वेब एड्रेस होता है, जैसे HTTPS या फिर www.google.com एक URL है जिससे ब्राउज़र वेबसाइट तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो इसका सही आंसर है सी, गूगल। गूगल सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन, वेबसाइट और इमेज सर्च करने में हेल्प करता है।
क्रोम और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, जबकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 11th, द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस। बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर लिखने के लिए किन डिजिट्स का यूज़ होता है? तो इसका सही आंसर है सी, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 का यूज़ होता है। कंप्यूटर सारा डाटा और इंस्ट्रक्शन 0 और 1 इनसे ही प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 12th, 1 किलोबाइट KB इक्वल्स 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती है? मतलब 1 KB में कितनी बाइट्स होती है? तो इसका सही आंसर है बी, 1024 बाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी में 1 किलोबाइट्स में 1024 बाइट्स होती है। बाइट्स डाटा स्टोरेज की बेसिक यूनिट होती है और KB उसका बड़ा यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो इसका सही आंसर है बी, गूगल क्रोम। google.com वेब ब्राउज़र है जिसका यूज़ इंटरनेट पर वेबसाइट और वेब पेजेस ओपन करने के लिए किया जाता है। लाइनस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, विच टोपोलॉजी कनेक्टेड ऑल कंप्यूटर टू ए सेंट्रल हब। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल हब मतलब स्विच से कनेक्ट होते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, स्टार। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर पर इसका असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ फायरवॉल इज़ यूज्ड फॉर। फायरवॉल का यूज़ कंप्यूटर या नेटवर्क को किस पर्पस के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, नेटवर्क सिक्योरिटी। फायरवॉल कंप्यूटर और नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। ये इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। इन ऑप्शन में से क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, गूगल ड्राइव। ये एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहां फाइल्स इंटरनेट पर स्टोर और एक्सेस की जा सकती है। पेन ड्राइव, DVD और हार्ड डिस्क फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है, क्लाउड स्टोरेज नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? ये किस टाइप के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा एरिया जैसे घर, स्कूल, ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, फिशिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, अ साइबर अटैक टू स्टील इंफॉर्मेशन। फिशिंग एक साइबर अटैक है जिसमें फेक ईमेल्स, मैसेज या वेबसाइट के थ्रू यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स इनको चुराने की कोशिश की जाती है। अटैकर्स ट्रस्टेड सोर्स जैसे बैंकर यूज़र को ट्रिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। मतलब कि कंप्यूटर की किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी, 4th जनरेशन। 4th जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ जिसकी वजह से कंप्यूटर छोटे, फास्ट और पावरफुल बन गए। आज के मॉडर्न पीसीज और लैपटॉप की इसी जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मतलब अभी जो पीसी और लैपटॉप चल रहे हैं ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ई लर्निंग रिफर्स टू। ई लर्निंग का क्या मतलब है? लर्निंग किस मीडियम से होती है? तो इसका सही आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। ई लर्निंग में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू पढ़ाई की जाती है। ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर और डिजिटल कोर्सेज ई लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू मेज़र ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए किस इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, HDI। HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जो किसी भी देश के ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करता है। इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP पब्लिश करता है। HDI 3 मेन फैक्टर पर बेस्ड होता है। फर्स्ट है हेल्थ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड एजुकेशन ईयर ऑफ स्कूलिंग, थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम। GDP, GNM और NNP इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के हेल्थ और एजुकेशन जैसे एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं करता है। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए HDI का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को किस कमीशन ने पॉपुलर बनाया? तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रंटलैंड कमीशन। ये कमीशन 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर नाम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। ये फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, गैस इनके जलने से और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से एटमॉस्फेयर में बढ़ती रहती है और हीट को ट्रैप कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 4, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? तो इसका राइट आंसर है सी, UNDP। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये HDI को डेवलप करता है। HDI किसी देश के हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट का असेसमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? इसका राइट आंसर है डी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब जो हम सूरज की किरणों से लाइट बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, ये हमेशा ही रहेगा। और वहीं कोल और जो नेचुरल गैस होती है इसका भंडार जो है ना, ये कुछ सीमित है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 6, द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए बनाया गया था। ये 1997 में जापान के क्योटो शहर में एडोप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, एसिड रेन इज़ मेनली कॉज्ड बाय। एसिड रेन मेन रूप से किस गैस के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। SO2 एंड NOx ये एटमॉस्फेयर में पानी के साथ रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती है। इसी कारण एसिड रेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच SDG फोकस्ड ऑन क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन पर कौन सा SDG गोल फोकस्ड है? SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसका राइट आंसर है सी, SDG 13। ये क्लाइमेट एक्शन पर फोकस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन। इंडिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी, 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। ये इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल लॉ है। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन लेयर डिप्लेशन इज मेनली कॉज्ड बाय। ओजोन लेयर के डिप्लेशन का मेन कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, CFCs। CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ओजोन लेयर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है
ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एयरसोल स्प्रे में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमारे घर में फ्रिज होता है और जो एसी होती है ना, उसके अंदर यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 11th, विच कॉन्फ्रेंस लीड टू एजेंडा 21? एजेंडा 21 किस कॉन्फ्रेंस का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है बी, रियो अर्थ समिट। एजेंडा 21 एक कॉम्प्रिहेंशन एक्शन प्लान है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। ये 1992 में रियो जो ब्राज़ील की राजधानी है, वहाँ अर्थ समिट में एडोप्ट किया गया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन प्रदान करता है ये। क्वेश्चन नंबर 12, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट वॉज प्रोपोज्ड बाय? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कॉन्सेप्ट किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है ए, नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कॉन्सेप्ट दी थी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे रीजन होते हैं जहां बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी होती है और जो एक्सटिंक्शन के खतरे में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो इसका राइट आंसर है सी, कोल। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो बनने में लाखों साल लेता है, इसलिए इसे जल्दी रिप्लेस नहीं किया जा सकता और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पेरिस एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विथ? पेरिस एग्रीमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में एडोप्ट किया गया था। ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट है। इसका मेन एम ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 15, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज? अर्थ पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर और आइस कैप्स में होती है। यह अर्थ के फ्रेश वाटर का लगभग 69% हिस्सा स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, एसडीआई इंक्लूड्स? एसडीआई में क्या क्या इंक्लूड है? तो इसका राइट आंसर है ए, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ये तीनों मेन डायमेंशन है एसडीआई के। क्वेश्चन नंबर 17, विच पोल्यूटेंट कॉज मीनामाता डिसीज़? मीनामाता डिसीज़ किस पोल्यूटेंट के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, मर्क्यूरी। मीनामाता डिसीज़ मर्क्यूरी पॉइजन से होती है। ये जापान के मियामाता बे में इंडस्ट्रियल मर्क्यूरी पोल्यूटेंट के कारण पहली बार पहचानी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू? चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट भारत का एक प्रसिद्ध एनवायरमेंटल मूवमेंट था जिसमें लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म कार्बन फुटप्रिंट रिफर्स टू? कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है बी, कार्बन एमिशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि आप जो भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, उन सब से जो कार्बन इमिशन निकलता है उसका टोटली आपका कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट आंसर है सी, मीथेन। मीथेन यानी CH4। यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती है। ये एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक फार्मिंग और वेस्ट डिकम्पोजिशन से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय? SMCR मॉडल किसने डेवलप किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, डेविड बर्लो। SMCR का फुल फॉर्म है सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कम्युनिकेशन मॉडल प्रपोज्ड बाय शेनन एंड वीवर इज नोन एज? शेनन और वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी,
मैथमेटिकल मॉडल। शेनन एंड वीवर मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और नॉइज़ की बात भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, नॉइस इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू। कम्युनिकेशन में नॉइज़ का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है बी, एनी डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट द मैसेज। नॉइस मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच मैसेज में कुछ भी बैरियर आता है ना, जैसे आवाज़ कम ज़्यादा हो जाती है या फिर टेक्निकल नॉइस तेज होना, ये नॉइस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। कम्युनिकेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज भेजना या रिसीव करने तक सीमित नहीं है। इसका मेन यूज़ इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग को लोगों के बीच सर्कुलेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom विथ व्हाट इफेक्ट। हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom विथ व्हाट इफेक्ट किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है बी, हेरोल्ड लेज़वेल। ये कम्युनिकेशन का फेमस फार्मूला हेरोल्ड लेज़वेल ने दिया था, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को सिंपल तरीके में समझाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फीडबैक इज़। कम्युनिकेशन में फीडबैक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। कम्युनिकेशन में जब रिसीवर मैसेज को समझकर अपना रिस्पॉन्स देता है, उसे फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि मैसेज सही तरीके से समझा गया है या नहीं। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विद इन अ पर्सन इज़ कॉल्ड। इंसान जब खुद से बात करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि इंसान के अपने मन में चलने वाली कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसमें खुद से बात करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मास कम्युनिकेशन मेनली एम्स टू। मास कम्युनिकेशन का मेन पर्पस किस टाइप की ऑडियंस तक पहुंचना है? तो इसका राइट आंसर है सी, लार्ज एंड हेट्रोजेनियस ऑडियंस। मास कम्युनिकेशन का मेन एम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है, यानी कि भीड़ जैसा। जैसे इंडिया में नेता लोग सभा करते हैं ना, वो लोगों को इकट्ठा करके अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, नारे लगाते हैं, वो मास ऑडियंस होती है, और वहाँ भाषण देना मास कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ गेट कीपर इन कम्युनिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कम्युनिकेशन में गेट कीपर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ए, कर्ट लिविन। कर्ट लिविन ने गेट कीपर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो बताता है कि इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचने से पहले फ़िल्टर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब बिना शब्दों के अपनी फीलिंग और मैसेज को बताना। क्वेश्चन नंबर 11, कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव व्हेन। कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, द रिसीवर अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग। कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होती है जब रिसीवर और सेंडर के इंटेंडेड मीनिंग को सही तरीके से समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, द स्पाइरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय। स्पाइरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसने डेवलप किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, फ्रैंक डेंस। फ्रैंक डेंस ने हेलिकल या स्पाइरल मॉडल दिया था, जो कम्युनिकेशन को लगातार चलने वाली प्रोसेस बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कम्युनिकेशन मॉडल एम्फेसाइज्ड शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पर जोर देता है? तो इसका राइट आंसर है ए, स्क्रेमस मॉडल। स्क्रीम के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब सेंडर और रिसीवर के एक्सपीरियंस में इक्वलिटी हो। क्वेश्चन नंबर 14, सेमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन अराइज ड्यू टू। सेमेंटिक बैरियर किस तरह से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, डिफरेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। जब लोग वर्ड्स और सिंबल के अलग अलग मीनिंग निकालते हैं
तो इससे सेमेंटिक बैरियर पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला एलिमेंट कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, सोर्स या फिर सेंडर। कम्युनिकेशन की शुरुआत सेंडर या सोर्स से होती है, जो मैसेज को इनकोड करके भेजता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच थ्योरी सजेस्ट दैट मीडिया टेल्स पीपल व्हाट टू थिंक अबाउट। कौन सी थ्योरी कहती है मीडिया लोगों को कैसे और किस मुद्दे पर सोचना है ये तय करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया कुछ इशू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, इससे पब्लिक उन्हीं इशू को इम्पोर्टेंट समझने लगती है। क्वेश्चन नंबर 17, द एजेंडा सेटिंग थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसने डेवलप की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, मककॉम एंड शो। मैक्सवेल मककॉम और डोनाल्ड शो ने 1972 में इस थ्योरी को डेवलप किया था। ये मीडिया की पब्लिक ओपिनियन पर इफेक्ट को समझाती है। क्वेश्चन नंबर 18, द टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी एम्फेसाइज द रोल ऑफ। टू स्टेप फ्लो थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, ओपिनियन लीडर। टू स्टेप फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया पहले ओपिनियन लीडर को इफेक्ट करती है और फिर ओपिनियन लीडर आम लोगों को इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रपोज द टू स्टेप फ्लो थ्योरी। टू स्टेप फ्लो थ्योरी किसने प्रपोज की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, पॉल लेजरफील्ड। पॉल लेजरफील्ड ने मीडिया इन्फ्लुएंस और ओपिनियन लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस थ्योरी को दिया था। पॉल लेजरफील्ड ने टू स्टेप फ्लो थ्योरी दी थी, जो मीडिया और ओपिनियन लीडर को इफेक्ट को समझाती है। क्वेश्चन नंबर 20, द थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू टेलीविजन शेपिंग व्यूअर्स परसेप्शंस ऑफ। कौन सी थ्योरी बताती है कि टीवी को लंबे टाइम तक देखने से लोग टीवी की चीज़ों को रियल समझने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी कहती है कि टीवी को लंबे टाइम तक देखने से लोग टीवी पर जो दिखाई देते हैं उसे रियल समझने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कल्टीवेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। कल्टीवेशन थ्योरी किसने डेवलप की थी? इसका सही आंसर है सी, जॉर्ज गर्नर। जॉर्ज गर्नर ने टेलीविज़न के सोशल इफेक्ट को समझाने के लिए कल्टीवेशन थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 22, द थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस वाज प्रपोज्ड बाय। डिफ्यूजन्स ऑफ इनोवेशंस थ्योरी किसने प्रपोज की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, एवरेट रोजर्स। एवरेट रोजर्स ने बताया कि नए आइडियाज़, प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज ये समाज में कैसे फैलते हैं और लोग उन्हें कैसे अडॉप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू रोजर्स द फर्स्ट कैटेगरी टू अडॉप्ट एन इनोवेशन इज़। रोजर के अकॉर्डिंग किसी इनोवेशन को सबसे पहले कौन एडॉप्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, इनोवेटर्स। इनोवेटर्स नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं। ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच कम्युनिकेशन मॉडल इज सर्कुलर इन नेचर। कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल सर्कुलर नेचर का वो माना जाता है? तो राइट आंसर है सी, ओसगोट स्क्रीमर मॉडल। ओसगोट स्क्रीमर मॉडल, इसमें सेंडर और रिसीवर लगातार रोल्स बदलते रहते हैं। ये कम्युनिकेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रेज द मीडियम इज़ द मैसेज वॉज कॉइन्ड बाई। द मीडियम इज़ द मैसेज फेमस स्टेटमेंट किसने दिया था? तो राइट आंसर है बी, मार्शल मकलुहान। मार्शल मकलुहान के अकॉर्डिंग मीडियम खुद सोसाइटी और कल्चर को अफेक्ट करता है, सिर्फ उसका कंटेंट ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26, विच थ्योरी फोकस्ड ऑन हाउ पीपल एक्टिवली यूज मीडिया टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कौन सी थ्योरी बताती है कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मीडिया का यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर है सी, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी ऑडियंस को एक्टिव मानती है, जो अपनी इन्फॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट और सोशल नीड के लिए मीडिया का यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, द यूजेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन थ्योरी इज प्राइमरली ऑडियंस सेंटर्ड बिकॉज। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी को ऑडियंस सेंटर्ड क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर है बी, इट एम्फेसाइज ऑडियंस चॉइस एंड मोटिवेशंस। ये थ्योरी ऑडियंस के चॉइस, मोटिवेशंस और नीड्स पर सेंटर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 28, स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी किसने डेवलप की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, एलिजाबेथ नोलन न्यूमैन। एलिजाबेथ नोएल न्यूमैन ने ये थ्योरी दी थी जो पब्लिक ओपिनियन और सोशल प्रेशर को इफेक्ट को समझाती है। क्वेश्चन 29, अकॉर्डिंग टू द स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी पीपल में रिमेन साइलेंस बिकॉज। स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग अपनी राय बताने के से क्यों बचते हैं? मतलब लोग अपनी राय क्यों नहीं बताना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, दे फियर सोशल आइसोलेशन। क्योंकि लोग अक्सर समाज में अलग पड़ जाने के डर से अपनी राय छुपा कर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कम्युनिकेशन थ्रू गेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। गेस्चर, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन के मीडियम से होने वाली कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब बिना शब्दों के बॉडी लैंग्वेज के मीडियम से मैसेज दिया जाता है उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जहाँ बोला ना जाए, सिर्फ इशारे या फिर टच वगैरह करके ना मैसेज दिया जाता है तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन 31, काइनेसिस इज़ द स्टडी ऑफ। काइनेसिस किस चीज़ की स्टडी है? इसका राइट आंसर है बी, बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर। काइनेसिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जो बॉडी मूवमेंट, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन की स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोक्सेमिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। प्रोक्सेमिक्स किस चीज़ की स्टडी होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, ह्यूमन यूज़ ऑफ स्पेस इन कम्युनिकेशन। प्रोक्सेमिक्स कम्युनिकेशन के टाइम लोगों के बीच की फिजिकल डिस्टेंस और स्पेस के यूज़ की स्टडी है। क्वेश्चन 33, पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स। पैरा लैंग्वेज में क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, टोन, पिच एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। पैरा लैंग्वेज उन वोकल एलिमेंट को बताया जाता है जो शब्दों के अलावा कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे टोन, पिच और वॉइस की वॉल्यूम। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का मेन टाइप नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, हाइपर पर्सनल। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेड टाइप हैं, जबकि हाइपर पर्सनल का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन 35, इन कम्युनिकेशन इनकोडिंग मीन्स। कम्युनिकेशन में इनकोडिंग का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है बी, ट्रांसलेटिंग आइडियाज़ इनटू सिंबल और लैंग्वेज। इनकोडिंग वो स्टेप है जिसमें सेंडर अपनी फीलिंग को वर्ड्स, सिंबल या सिग्नल्स में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, डिकोडिंग इज। कम्युनिकेशन में डिकोडिंग किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ मैसेज। डिकोडिंग वो स्टेप है जिसमें रिसीवर मैसेज का मीनिंग समझाता है और उसको एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है सी, नॉइस एंड डिस्टेंस। नॉइस, डिस्टेंस और फिजिकल ऑब्स्टेकल्स कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं और मैसेज के सही ट्रांसमिशन में बैरियर डालते हैं। क्वेश्चन 38, सेमेंटिक बैरियर्स अराइजेस फ्रॉम। सेमेंटिक बैरियर किस कारण से पैदा होते हैं? इसका राइट आंसर है सी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। जब सेंडर और रिसीवर शब्दों या सिंबल का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं तब सेमेंटिक बैरियर पैदा होता है।
क्वेश्चन नंबर 39, कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट ओनली व्हेन। कम्युनिकेशन कब पूरी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, फीडबैक इज़ रिसीव्ड। जब रिसीवर रिस्पॉन्स देता है और सेंडर को फीडबैक मिलता है तब कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। सबसे पुराना कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, एरिस्टोटल्स मॉडल। एरिस्टोटल का मॉडल कम्युनिकेशन का सबसे पुराना मॉडल है। इसमें स्पीकर होता है और स्पीच होती है और ऑडियंस पर जोर दिया जाता है।